नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं जावेद राना साहब, जो ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं। हल्के इंतखाब मेंढर से चुन के आए हैं तीसरी मरतबा बतौर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, और अब मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब की काबीना में। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जावेद साहब 1996 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, और हालांकि वो हारे थे। 2002 में इन्होंने पहला इलेक्शन जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर हल्के इंतखाब मेंढर से। 2008 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, हारा, लेकिन 2014 और 2024 का इलेक्शन उन्होंने मुसलसल जीता। और इस तरह से 5 इलेक्शन उन्हें लड़े हैं, 2 हारे हैं, 3 उन्होंने जीते हैं। और इस वक्त ये उमर अब्दुल्ला साहब की काबीना में मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट के, इन्वायरमेंट के और ट्राइबल अफेयर्स के और जल शक्ति के मुख्तलिफ विभागों के ये मिनिस्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी किस तरह से आए और आपकी क्या सरगुज़श्त है, क्या मुहरक़ात हुए सियासत में आने के, और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, इस बारे में हम आपसे बात करना चाहिए। बाद में मेरे ख्याल से हम एक ही महकमे से मुतल्लिक़ बात करेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ बात करेंगे। जावेद साहब, शुरू कर लें कि आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है। मैंने बता दिया कि आप ज़िला पुंछ के मेंढर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, गाँव कलाबान, और वहाँ से आप आए सियासत में और 96 में आपने शुरू किया। तो क्या दिल में आया आपको कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया अहमद फयाज साहब। आपके जितने भी प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज़ और आपकी जो सहाफ़त को लेके जो सर्विसेज हैं वो जम्मू कश्मीर में नुमायाँ हैं। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके लिए मैं आपको मुबारक करूँगा। शुक्रिया। जहाँ तक मेरे ज़ाती मामलात के बारे में आपने सवाल किया है, जैसे आपने बता दिया कि मेंढर, और मेरे गाँव का नाम भी शायद आपने बता दिया। जी हाँ, कालाबन। मैं आया भी हुआ। अच्छा। जी हाँ। तो 1963 का मेरा जन्म है जी। और मेरी स्कूलिंग जो है वो प्राइमरी लेवल तक अपने ही गाँव कालाबन में थी जी। और प्राइमरी के बाद हमें छतराल जो है हमारा इस वक्त 10+2 है जी। स्कूल, वो हाई स्कूल होता था, वहाँ से मैट्रिक की। और फिर मैंने मैट्रिक के बाद 10+2 2 क्लासेस जो हैं ये पुंछ से की। और बीए जो है मैंने डिग्री कॉलेज पुंछ से की जी। और फिर 85 में मैं यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ का एडमिशन ले लिया। LLB कर ले। LLB 3 इयर्स, और फिर यहाँ से 89 में मैं फारुग हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी से। मैंने LLB की डिग्री ली। कुछ अरसा के लिए, मुझे याद है कि चंद महीने मैंने जम्मू हाई कोर्ट में, हमारे मरहूम असगर साहब थे जी। चौधरी असगर साहब एडवोकेट थे यहाँ, जी। यहीं जम्मू के कुछ नगर से थे। उनके साथ मैंने हाई कोर्ट में आना जाना शुरू किया। लेकिन इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर मसूद चौधरी साहब बाबा कौम जी, एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे पूछा कि आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आप नौकरी करना चाहोगे, वकालत करना चाहोगे, बिजनेस करना चाहोगे। बेसिकली जो मेरी परवरिश हुई थी वो मुझे लगता है आज के मेरे वालिदैन की सरपरस्ती रही
और उन्होंने अपने तमाम बच्चों को पढ़ाया। इस हद तक उनका था वालदेन का। लेकिन बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब मुझे किसी लाइन पे ले जाना चाहते थे जी। और लाइन जो आज मैं जहाँ पहुँचा, मुझे लगता है कि उनकी बातों से उनके जो मेरे साथ जो बातचीत हुई या जिस ढंग से वो बात करते थे, वो बेसिकली उनका ये था कि वो ये सब चीज़ें मुझसे कहलवाना चाहते थे। मर्जी उनकी थी कि ये पॉलिटिक्स में आए जी, लेकिन कहलवाना मुझसे चाहते थे। और है भी, ये बात सही है कि अगर आपको जो काम करना है, अगर मैं आपको वो कहूँगा, वो थोड़ा सा दिक्कत उसमें आप महसूस करेंगे। जब तक खुद अपनी मर्जी शामिल ना हो, जब तक आपकी खुद मर्जी शामिल ना नहीं रहेगी, तो लिहाजा वो इतने दानश्वर और मदब्बर एक इंसान थे और एक बड़े पुलिस ऑफिसर्स और फिर एकेडमिशन, और उनका एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ये सब चीज़ें वो जानते थे जी। तो मुझे उन्होंने कहा, भाई ये 3-4 चीज़ें मेरे सामने रखेंगे, भाई आपको नौकरी करनी है, आपको वकालत करनी है, बिजनेस करना है। जी, आपने क्या बताया? क्योंकि एक मैं यहाँ एक और जानकारी दूंगा मैं कि जब मैंने ला किया था, उस वक्त मैं 3 बच्चों का बाप था। अच्छा। मेरी शादी जो है वो छोटी उम्र में हो गई। अच्छा। 16-17 साल की उम्र। लास्ट मेरे जो बच्ची है वो 93 का मैं उसका जन्म हुआ। लेकिन उस वक्त 30 साल के जब यस मैं 30 साल का था जी। लेकिन जब मेरे 3 बच्चे थे, उस वक्त जब मैंने ला की डिग्री यहाँ से ली जी। अब भाई साहब को ये भी था कि ये बाल बच्चेदार है और इसकी शादी भी जो है हमने बचपन में ही करवा दी, क्योंकि मेरे फैमिली के लोग सारे जम्मू में रहते थे जी। मेरे भाई यहाँ सर्विस के सिलसिले में भी, और ये सारा तो घर में वो समझते थे कि कोई देख रेख वाला हो, और मुझे वो चाहते थे कि ये वहाँ गांव में रहे। अच्छा। पढ़े भी गांव में रहे और लोगों में रहे, अपनी धरती से जुड़ा रहे बचपन से। हालांकि मुझे भी वो जम्मू में, जैसे हमारे दूसरे भाई यहाँ जम्मू में आके पढ़े जी। मुझसे छोटे मुझसे बड़े, उनकी स्कूलिंग जम्मू से थी, लेकिन मुझे उन्होंने धरती के साथ जोड़ के रखा। आज मैं समझता हूँ रीजंस की वजूहात क्या थी। तो अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ कि मैंने कहा नौकरी करूँगा। अच्छा। हालांकि सियासत का जो कीड़ा है ये बचपन से था मुझे, लेकिन आपके खानदान से कोई सियासत में नहीं आया? सियासत में नहीं आया। आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब जो हैं वो टीचर थे जी। और वो फर्स्ट गुजर थे जिन्होंने पुंछ रियासत थी उस वक्त, जिन्होंने वहाँ से FA किया था 47 से पहले 1941
और फिर वो सेटलमेंट ऑफिसर लग गए। अच्छा। बाद में ये जब ये 47 हो गया तो दरबदर हो गए लोग, इधर के उधर इधर के उधर। तो उसके बाद वो जब ये पार्टीशन हो गई तो वो उस तरफ थे वो। अच्छा। उन दौरान में फिर वो वहाँ से वापस आए। वो लंबी चौड़ी बात है, कभी फिर बात करेंगे। फिर वापस आ गए यहाँ। हाँ, कई ऐसे खानदान है जो तकसीम हो गए। फिर वापस आ गए वो, बिल्कुल यहीं सेटल हो गए, क्योंकि पूरी बरादरी यहाँ थी, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी यहाँ थी, तो वापस आ गए। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि जब भाई साहब ने कहा कि मैंने कहा नौकरी करूँगा। मैंने कहा नौकरी क्यों? मैंने कहा देखिए अब अयालदार हूँ और बाल बच्चे को भी। उन्होंने कहा देखिए जो लोग नौकरी करते हैं वो कमज़ोर दिल के होते हैं। अच्छा। क्योंकि अब उनका मकसद जो था वो नौकरी से पूरा नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं जी, अगर आप बिजनेस करोगे तो रघुनाथ बाजार में आपको हम दुकानें किराए पे लेके देंगे, अच्छी खासी बिजनेस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो उसमें किसी बड़े वकील के साथ रख लगा देंगे। उन्होंने फिर इस पे बड़ा लेसन दिया कि कमज़ोर दिल जो हैं वो उनको एतमाद नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो कुछ न कुछ सहारा ढूंढते हैं। जी। तो इसका मतलब तुम बड़े कमज़ोर दिल हो, बड़ा काम करना चाहिए, नौकरी क्या कर लोगे? मैंने कहा जी मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग जाऊँ। अच्छा। या पीओ, पीओ की पोस्टें निकली थी। उन्होंने कहा पीओ लग के क्या करोगे, डोडा में तुझे लगा देंगे। पीओ मतलब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर? यस यस। तो वहाँ लगा देंगे तुझे, कहीं किसी रियासी के किसी पहाड़ पे, कहीं दक्षिण मड़वा में मुंसिफ कोर्ट में वहाँ लगा दोगे, वहाँ किसी उधर लगा देंगे तुम्हें, तो क्या करना? तो फिर मैं खामोश हूँ। अरे ना बताओ क्या, अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर सियासत भी करोगे। और वकील का ये होता है आज़ाद होता है, ये होता है। मैंने कहा जी फिर प्रैक्टिस करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर कोई बुक्स वगैरह दी थी। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रैक्टिस कहाँ करनी है? उन्होंने कहा नहीं, अपने एरिया से ही प्रैक्टिस शुरू करो। पुंछ से ही? मेंढर से। मेंढर से ही। लोगों के साथ रब्ता भी रहेगा। अच्छा। और थोड़ा आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी लोगों के साथ। मैंने कहा अच्छी बात। मैं चला गया मेंढर में। तो मुझे याद आया उस वक्त नवंबर दिसंबर का महीना था, सर्दी वर्दी भी होती थी, तो गांव से हमें आना पड़ता था, कालाबन से। और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 5-6 महीने प्रैक्टिस की मुंसिफ कोर्ट में। 6 महीने के बाद एक इशू आया कोई अब क्योंकि लोग आते थे मेरे पास, लोगों की वो जिरका जो होता है कचहरी वगैरह में ऐसे ही निपटाता था जी। तो मतलब जो कंस्टिट्यूंसी के लोग थे उनके साथ राब्ते में हो गया। पहले भी मेरा राब्ता था कुछ बातें, क्योंकि मैंने जब मैं पढ़ता ही था, जब मैं बीए में पढ़ता था, मैंने एक एनजीओ बना ली थी। अच्छा। क्योंकि सियासत का जो मैंने कहा ना कीड़ा जो पहले से ही था। इतिहास सुधार सभा, तो लोगों के साथ राब्ता था इस सिलसिले में। लेकिन किसी सिलसिले में मुझे कोर्ट को छोड़ना पड़ा। एक इशू लेके मैं रजौरी में आया, लोगों के इशू थे, तो वहाँ मुझे 5-7 दिन लगा। उन लोगों का इशू जो है वो कोई हमारे वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके कोई इश्यूज़ थे वहाँ ऐसी ऑफिस में, तो मैंने सॉर्ट आउट करवाए। और फिर कोर्ट जाने की फुर्सत नहीं आई। अच्छा। एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर गए जी। और फिर अब ये क्योंकि गवर्नर रूल था, मिलिटेंसी बहुत हो गई जी। और मुझे याद है कि
पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कोई पॉलिटिकल निज़ाम नहीं था, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने वो एनजीओ के तहत सिस्टम को चलाने की कोशिश की। लेकिन पहला इलेक्शन अपने 96 है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में लड़ा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के निसार खान साहब। आपको बताता चलूं कि फिर मैंने जो लोगों के इश्यूज होते थे कि जाहिर है कि मिलिटेंसी भी बढ़ गई, लोगों के सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते थे, डेवलपमेंट के इशू थे, तो मुझे पुंछ जाना और वहाँ 2-3 दिन वहाँ कैंप करना, और डिस्ट्रिक्ट हवेली पुंछ सुरनकोट के लोग भी वहाँ आ जाते थे, तो लोगों के इश्यूज जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो डिस्कस करना और उनका हल निकालना, ये मेरा रूटीन रहा। अब फिर 96 का इलेक्शन आ गया जी। तो 96 के इलेक्शन में क्योंकि हम कोशिश की हमने कि मैंडेट मिले, उस वक्त तक कांग्रेस में थे, हाँ, कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया। निसार अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे जी। तो कांग्रेस ने मैंडेट हमें नहीं दिया, तो लाल मोहम्मद साबर साहब हमारे वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जी, और सेकंड था मैं जी। पहली बार इलेक्शन था और कुछ वोटों से मैंने वो सीट लूज की, और उसके बाद 98 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। अच्छा, 98 में ज्वाइन किया। 2 फरवरी 1998 में जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया, लेकिन वहाँ सीटिंग मिनिस्टर थे जी, और वहाँ से एमएलसी भी थे, 2 एमएलसी थे शायद वहाँ से। इखलाक खान साहब, मरहूम चौधरी रहमदास साहब हमारे एमएलसी थे जी। वहाँ से। अब जाहिर है कि जो वहाँ के सीटिंग एमएलए होंगे, मिनिस्टर होंगे, प्लेटफार्म तो स्टेज तो उनके पास होगा, और लोगों को आपने कैसे अपने साथ कैरी करना है, जी, वो एक मुश्किल काम होता है। फिर मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन मैं जो भी मीटिंग्स वगैरह करता था वो एनजीओ के नाम पे करता था, क्योंकि वो मेरा अपना प्लेटफार्म था। वो फिर मैंने पूरी मैटर में, क्योंकि इलेक्शन भी मैंने लड़ लिया था, लोगों की खासी हिमायत मुझे हो गई थी, और मुझे याद है कि 27 सरपंच मैटर से थे, एंड बालाकोट शायद। और लेकिन जगह बनाना वहाँ पे मुश्किल था, क्योंकि लाल मोहम्मद साबिर, सरदार हाँ, हुसैन बहुत खान, मुश्किल निसार खान साहब, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे वहाँ हमारे से। जितने भी स्टालवर्ट और सरदार रफीक हुसैन खान साहब बड़े एक मंजे हुए सियासतदान थे जी, लाल मोहम्मद साबर साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान जी, 2 बड़े सियासतदान सरकर्दा 2 बार इलेक्शन जीते थे पहले ही, मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और एक सर्विसेज थी उनकी, तो बड़े लीडर थे वो, उनके साथ मुकाबला था जी। अब निसार साहब जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जी हाँ, अब मैंने जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो मेरी तो चल ही रही थी, तो मैं आपको बता रहा था कि 27 सरपंच थे, 27 सरपंचेस में से 21 मेरे साथ थे। अच्छा, वो जो मुझे मैंडेट मिलने में बड़ी मदद हुई इससे। जब हमने मैंडेट का दावा किया तो हमारे जितने भी
रफ़ीक साहब भी एनसी में थे, जी हाँ। साबर साहब भी एनसी में थे, और बाकी भी जितने हमारे लोकल लीडर हैं, कोई मेरे ख्याल में कोई 10-12 के करीब हमारे लीडर थे जिन्होंने लिख के दिया कि निसार खान साहब को मैंडेट नहीं मिलना चाहिए, बाकी जिसको आप चाहें दे दें। अच्छा। तो मेरा नाम भी उन्होंने लिखा, लेकिन लिखा सबसे लास्ट में। अभी अभी वो रुका मेरे पास है, संभाल के रखा हुआ है। तो मुझे याद है कि 2002 में, यस 2002, जी। तो जब हम इकट्ठे मिले वहाँ लीडरशिप को, डॉक्टर फारूक साहब को, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त शेख नज़ीर साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, और लीडरशिप पार्टी के दूसरे लोग। तो हमने कहा कि आप जिसको मर्जी दे दें, और वही कहते थे, सरदार रफ़ीक कहते थे कि जिसको मर्जी मैंडेट दे दें, क्योंकि मैं तो वहाँ इतना पीछे पीछे ही था, इतना फ्रंट पे मैं नहीं आ रहा था। तो बरकैफ जब मैंडेट का जो फैसला हुआ, जाहिर है उसमें मसूद चौधरी साहब की जो उनके रिलेशंस थे, जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उसका असर भी रहा। उसका असर भी रहा। उन्होंने डॉक्टर साहब से भी बात की, जनरल सेक्रेटरी साहब से बात की, और जो हमारे शफी उड़ी साहब जी, मेरे सियासी गुरु हैं, जी, मुहिउद्दीन शाह साहब, यूसुफ टैंक साहब का मैं जिक्र करूँगा जी, और बशीर किचलू साहब, और अब्दुल रहीम रातर साहब, जी, क्योंकि ये सब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, सीनियर लीडर थे, मसूद साहब के हमसफ़र और दोस्त थे सब लोग। तो मुझे वो मैंडेट लेने में मैं समझता हूँ कि और मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी, मेरी जो मसूद साहब उन दिनों रिटायर हो चुके थे? नो वो अभी सर्विस में थे। साहब तो 2004 में, अच्छा, उस वक्त सर्विस डायरेक्टर जनरल, उस वक्त आईजीपी एडीजी थे उस वक्त, शायद आईजी रैंक, आईजी थे जी। वो पुलिस एकेडमी में थे, वो डायरेक्टर आईजी रैंक के थे उधमपुर में। तो मुझे मैंडेट मिल गया। तो सीटिंग एमएलए थे, उनको मैंडेट नहीं दिया, और मुझे मैंडेट दिया, और मैं मेंढर से मैंने सीट निकाली। मेरा कोई 10,000 की लीड थी, और सरदार रफ़ीक हसन खान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, सेकंड नंबर पे थे जी, लाल मोहम्मद साबर साहब भी लड़ रहे थे, और मैं पहली बार मिले। जी, मैंने बता दिया नाज़रीन को कि 2002 में आप मुंतखब हुए थे। हालांकि 2008 का आपने रफ़ीक साहब से हारा, लेकिन बहुत कम वोटों का, मेरे ख्याल 700-800 का फ़र्क ही हुआ था। हाँ, 700, मुझे 300 वोट इधर होता तो मैं जीता था। 742 वोटों का फ़र्क, कुछ ऐसा था। तो इस हिसाब से वो भी कोई बड़ी हार नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि हमारे 117 पोलिंग स्टेशन थे जी, 115 पे मेरी लीड थी। अच्छा, 115 पे मेरी लीड थी, और क्योंकि जो मेरी लीड थी वो चल रही थी, तो 116 पे हम बराबर हो गए, 117 पे वो जीत गए। तो वो हमारा एक गांव है संग्यूट, वहाँ से मैंने लूज़ किया। तो जब मैं कभी जाता हूँ वहाँ, तो कहता हूँ कि वो एक ज़बरदस्त था, वो एक, जब मैं पहुँची पिया के गाँव, ऐसा लचका मेरा पाँव के घुंघरू टूट गए। तो बरकैफ ये रहा एक सियासी जदोजहद का एक गाँव ने इलेक्शन हराया, एक पोलिंग स्टेशन। हम थोड़ा आएंगे क्योंकि आप मुस्तकिल हैं 2014-2024 लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और
पहली बार आप? मैं 2002 से ही नेशनल हाँ, मैं 2008 में मैंने लूज़ किया, लेकिन मुझे एमएलसी बना, मैं डिप्टी चेयरमैन, 4 टाइम लेजिस्लेटर हूँ जी, और डिप्टी चेयरमैन रहा फिर। जी। हम ज़रा आगे अब चलेंगे। अब चूँकि आप मिनिस्टर हैं महकमे जंगलात के ख़ास तौर से, हालांकि दूसरे महकमे भी आपके इतने ही अहम हैं जितना ये महकमा है। अभी इसमें कुछ साल पहले जब दफ़ा 370 का तनसीख किया गया तो उस वक़्त एक बड़ी ये दलील दी गई थी कि कई ऐसे कवानीन यहाँ पे है जो जम्मू कश्मीर में नाफिज ही नहीं होते हैं, अच्छे कवानीन। तो उसमें बताया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो बताया गया कि पूरे कंट्री में नाफिज है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है, खुसूसी पोजीशन की वजह से। फिर खुसूसी पोजीशन चली गई और बताया गया कि आप इसको नाफिज करेंगे 2019 के बाद। फिर नाफिज किया गया यहाँ पे और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई आपसे पहले ही। लेकिन अभी जो आदाद शुमार हमारे पास हैं और जो असेंबली में आए तो इसमें ये लग रहा है कि तकरीबन ये इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी नाक़िस है। 42,000 केसेस अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 29,000 केसेस जो हैं वो लोगों के हैं और तकरीबन 12-13 हज़ार केसेस जो लोगों के कम्युनिटीज़ के हैं और लोगों के अलग से हैं। तो इसमें जो लोगों के हैं वो तकरीबन 400 ही केसेस हुए हैं और 86% केसेस इसमें रिजेक्ट हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं। इसकी क्या वजह है कि ये मुस्तरद क्यों होते हैं? मैं ये बताता चलूँ कि हकीकत में FRA को लेके यहाँ बहुत गीत गाए गए। जी हाँ। और जितना इसके गीत गाए इतना ज़मीनी सतह पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वजह क्या है? उसकी काफ़ी वजूहत हैं। उसका क्योंकि जो एक जो इसका प्रोसीजरल सेटअप है इसका कि आपको एक 3 जनरेशन्स तक का साबित करना है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। वो भी एक इशू है, लेकिन जो प्रोसीजरल मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपको कहाँ से शुरू करना है, ग्राम सभा को जाना है, ब्लॉक लेवल पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है। तो मैक्सिमम हमने ये देखा है कि जो लोग नोमैड हैं या जो ऐसे ग्राम सभा के लेवल पे ही उनके केसेस जो हैं वो गिर जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं जी। और फिर दूसरी सबसे बड़ी ये था कि वो ऑल इंडिया लेवल पे पैन इंडिया जो नोडल डिपार्टमेंट है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट है जी। तो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था। जी हाँ। अब दोनों डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, मुझे बराबर हैं दोनों डिपार्टमेंट, लेकिन उसमें ये है ना कि दोनों भाई भी हूँ कि जब आपको अपना हिस्सा तकसीम करना होगा तो दूसरा यही चाहेगा कि ये मेरे पास ही रहे। जी हाँ। अच्छा ठीक ठाक मेरे पास ही। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना खंदा पेशानी से जो है वो इसको पुश नहीं करता था। अच्छा। जो हमने एज ए मिनिस्टर मैंने जो मतलब लैक्सिटी लग रही थी वहाँ पे, जो मैंने एज ए मिनिस्टर जो मैंने जांचा जी, तो मैंने CM साहब को रिक्वेस्ट करी कि इसमें पैन ओवर इंडिया ये जो है वो आपका नोडल डिपार्टमेंट जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कैबिनेट में लाइए आप, तो हमने कैबिनेट में लाया कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ही नोडल डिपार्टमेंट हो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसकी रिकमेंडेशन की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो डिपार्टमेंट एक ही है, इससे नीचे। हाँ बिल्कुल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इससे नीचे की तरफ से ही एक प्रपोजल गया, तो उन्होंने कहा ये हम करेंगे। तो क्योंकि डिपार्टमेंट दोनों मेरे पास थे तो हमने कैबिनेट में ले लिया उसको, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी और उसका नोडल डिपार्टमेंट बन गया ट्राइबल डिपार्टमेंट। अब हमने इसमें PMU वगैरह कर लिए हैं जी, सेल बना लिए और इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा प्रोविंशियल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करेंगे। और TRI जो हमारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस पे नज़र रखेगा। अब शुरुआत की है हमने इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इस पे गीत बहुत से गाए लेकिन इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ। और अब इंशाल्लाह क्योंकि सरकार जो है वो पर्टिकुलर है, उमर अब्दुल्ला साहब ये चाहते हैं कि ये जो FRA है लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, जिन लोगों का
हक बनता है उनको ये दिया जाए। तो इंशाल्लाह शादोमद से काम जो है इस पे चल रहा है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस पे अच्छा खासा काम होगा। आप यकीन रखते हैं? हाँ, इंशाल्लाह। आपकी सरकार ने वादा किया है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ गुज़श्ता इंतखाबात में कि 1 लाख नौकरियाँ फराहम करेंगे। मैंने उमर साहब से भी पूछा था लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि 1 साल चला गया, अभी बाकी साल बाकी हैं, अगर 1 साल में 20,000 नहीं लगे तो दूसरे साल में 40,000, इस तरह से उन्होंने कहा। ये बात भी अपनी जगह पे सही है कि सब लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे खाली असामियाँ साल से पड़ी हैं। मैं आऊँगा थोड़ी देर में आपके महकमे की तरफ, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त इशू बना था यहाँ पे रिजर्वेशंस का, क्योंकि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टाइम पे एक पॉलिसी यहाँ पे राइज की गई था जिसका आगाज़ किया था मेरे ख्याल से 2004 में मुफ्ती साहब जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ उसमें लाई गई थी रिजर्वेशन पॉलिसी में। बाद में इसमें और भी तब्दीलियाँ लाई गई, तो उसके बाद यहाँ पे जो ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं तो उन्होंने कहा कि हमें वो हक़ नहीं मिल रहा है जो आबादी का तनासब हमारे पास वगैरह है। उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका वादा किया गया था पहले ही कि हम उसको रिव्यू करेंगे। इस कैबिनेट सब कमेटी में आप भी एक मेंबर हैं और थे, और आपने एक रिपोर्ट भी तैयार की। मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि वो आपके और गवर्नर के बारे में, अभी लास्ट में यही बताया गया था कि इसको गवर्नर से आगे यूनियन टेरिटरी मतलब डिपार्टमेंट में भेजा गया है, दिल्ली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है अभी? और उनको देखिए, ये जो रिजर्वेशन को लेके हमारे जनरल कैटेगरीज़ के जो लोग थे उनको ऑब्जर्वेशंस थी, उनको ये था कि हमारा जो इसमें हिस्सा है वो रिजर्वेशन में चला गया है। और हमने तमाम स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इनको सबको इनके सब लोगों के साथ बातचीत की, कैटेगरीज़ के लोगों के साथ, जनरल लोग जो हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं इनके साथ भी बात की जी। और कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कैबिनेट को, कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे के LG साहब को भेज दिया। जी हाँ। अभी ये वहाँ से आ जाना चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया है। अब सुनने में ये आया है कि MHA को गई है फाइल जी, लेकिन MHA को भी, MHA के नुमाइंदा तो LG साहब हैं जी। कितनी जल्दी वो फाइल वहाँ से मंगवाते हैं और कितना जल्दी MHA इस पे फैसला ले लेता है ये उन तक है। लेकिन हमने जो जम्मू कश्मीर सरकार थी, जो हमारी कमिटमेंट थी वो हमने पूरी की है। जो हमारे जुरिडिक्शन में था, दायरा इख्तियार में जो चीज़ें थी उन पे हमने एक्सरसाइज की है और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो आपको लग रहा है कि अगर वो अमल में लाया गया जो आपकी सिफारिश में है तो इनकी शिकायत दूर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगी। यार बहुत अच्छी बात है। अब हम महकमे जंगलात की तरफ आएंगे। महकमे जंगलात में एक बड़ा इशू है यही अगेन ह्यूमन रिसोर्स का। इसमें जब हम इसका तज्ज़िया करते हैं, ये इसके लिए आप ज़िम्मेदार नहीं, इससे आपके पेशरो जो भी लोग रहे हैं 1947 से आज तक, तो यहाँ पे पहले ये नहीं था, ये फॉरेस्ट्री वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। पहले आते थे हर किस्म के लोग, वो महकमे में आ जाते थे और बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे पहुँच जाते थे। 1970 में इसमें बने थे कवानीन, जो रूल्स बने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेंज ऑफिसर्स ग्रेड 1 किस तरह के लोग होने चाहिए, एक फील्ड पोस्ट होती है
इसके बाद 1984 में पहली भर्तियाँ हुई थी असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट की, ACFs की। उसके बाद से हम देखते हैं तो तकरीबन 4 बार ही हुई हैं। 1984 के बाद मेनली अल्ताफ़ साहब के टाइम पे तकरीबन 40 लोग लगे थे ACF 2011 में। उसके बाद 2017 में लास्ट 2017 में तकरीबन मेरे ख्याल से 12 असामियाँ उस वक्त मुश्तहर की गई थी, तो उसका बाद में उन्हें तकरीबन 2 साल लगा दिए, तो वो अभी मेरे ख्याल से लग चुके हैं। लेकिन अभी भी 14 असामियाँ जो आपके सवालात वगैरह आ रहे हैं RTA के तहत असम्बली में, तो अभी 14 असामियाँ इनकी खाली हैं ACFs की अभी। मैं लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें आए हैं तकरीबन 10 साल पहले मैंने देखा एक साहब ऐसे भी थे जिनका 10+2 था, और वो भी 1991 का शायद, जिन दिनों वो मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और ब्रेक डाउन हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया था। और वो मैंने देखे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर और उसके अलावा कंजर्वेटर फॉरेस्ट 2 ओहदे उनके पास। कहने का मतलब ये कि जो लोग 1970 में ना सही 1980 के बाद BSc फॉरेस्ट्री, MSc फॉरेस्ट्री, PhD फॉरेस्ट्री, बहुत सारे हमारे नौजवान आए, लड़के लड़कियां, और इनका हक बनता था हमारे हिसाब से पहला हक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तकरीबन 10-11 विंग्स का, ये एक ही महकमा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं SFRI, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री, रिसर्च, सीड्स वगैरह, बहुत सारे इसके जो विभाग हैं, ये सारा फॉरेस्ट में आता है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वगैरह। तो एक बड़ी सर्विस इस हिसाब से बन जाती है वाइल्ड लाइफ की। तो इसमें इन लोगों का ये अंदाज़ा था कि हमें यहाँ पे मुलाजमतें मिलेंगी, तो इस वजह से यहाँ पे कई लोग गए इस फील्ड में। स्काउट जम्मू ने भी एडमिशन्स किए, स्काउट कश्मीर ने भी एडमिशन्स किए, और बहुत सारे लोग बाहर चले गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से उन्हें बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री, मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री और PhD भी कई लोगों ने किया। लेकिन जब हम देखते हैं जो गैजेटेड सर्विसेज को लगाना था वो पब्लिक सर्विस कमीशन को लगाना था, रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 एज वेल एज ACFs। बहुत कम ये भर्तियाँ हुई हैं, तकरीबन 200 के करीब टोटल ACFs, 200-300 के करीब रेंज ऑफिसर्स। बाकी सारे लोग दूसरी स्ट्रीम से आए हैं, यही कोई आर्ट्स वाले, कोई मैट्रिकुलेट, फॉरेस्ट गार्ड लगे, ऊपर पहुंच गए रेंज ऑफिसर। और अभी तक भी ये सिलसिला जारी है कि रेंज ऑफिसर को रख लो ACF। अभी एक RTA भी इन लड़कों ने दिया था, तो उसमें भी जवाब में बताया गया था कि हमारे पास 14 असामियाँ हैं ACFs की, लेकिन हमने कोई अभी रेफ़र नहीं की है पब्लिक सर्विस कमीशन को। इनकी जगहों पर इनका चार्ज रेंज ऑफिसर्स को दिया गया है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं कि ये इसको मखसूस रखेंगे इन लोगों के लिए? अच्छा सवाल भी किया, और आपके सवाल में भी कई जवाब आ गए। बेसिकली मुसलसल आपने जो जिक्र किया, रेफरेंस दिया कि ये काफ़ी देर से चल रहा है ऐसा, मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम तो ठहराऊँगा नहीं, लेकिन मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आज की डेट में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे पहले जो हुआ उसको दुरुस्त करना। मैंने 2 बार यूनियन मिनिस्टर जो हमारे फॉरेस्ट के हैं उनके साथ मेरी मुलाकात रही है, और ये सब चीज़ें हमने उनके साथ डिस्कस किया। और आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों से एक मीटिंग करके आया हूँ। कल एक दिल्ली में मीटिंग हो रही है जिसमें इंडेक्शन की बात होगी जी। यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो लोग यहाँ स्टेट सर्विसेज में यहाँ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी इंडेक्शन होनी चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में नहीं होती, जैसे पुलिस में होती है। हाँ। आपका दूसरे डिपार्टमेंट्स में होती है, पहले होती है, अब कम होती है, तो कई साल से नहीं हुई। हाँ, तो उसके लिए मैंने यूनियन मिनिस्टर साहब से बात की थी, और उन्होंने वादा भी किया था कि एक जेन्युइन इशू है। कल उस पर मीटिंग हो रही है, और हम कोशिश करेंगे, मेरा डिपार्टमेंट, मेरे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो कोशिश करेंगे कि इसमें वो कामयाब हो जाएं। हमारे लोग जो यहाँ स्टेट कार्डर के लोग हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में उनकी इंडेक्शन हो जाए। वो तो कैरियर प्रोग्रेशन की बात है, जब दाखिल हुए हैं उसके बाद। नहीं, मैं बुनियाद पे बात करना चाहता था कि एक तो उनकी इंडेक्शन का एक बड़ा इशू था, हमारे लोग वहाँ जाएंगे, अच्छी बात है। और जो पीछे
लोग पीछे लाट जो होगा वो आगे आएगा जी, वो आगे आएगा इसी तरीके से। जी, और इसमें ये भी बड़ी बात आपने कही कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, आपका जो पढ़े लिखे लोग हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, इसमें प्रमोशंस रुकी हुई हैं, ये सब चीज़ें इस पर डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ जो हमने पोस्ट जो हैं वो SSRB को हम रेफ़र कर रहे हैं, UPSC को भी जैसे आपकी बात वहाँ हमारी बात चल रही है, और PSC को भी हम रेफ़र करने जा रहे हैं जी। इस पे मैंने डिपार्टमेंट को लगा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि हम चंद महीनों में इससे निकल जाएंगे और तमाम जितनी भी हमारी संक्शन स्ट्रेंथ है इसको रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारी इनको पुर किया जाएगा, इंशाल्लाह उस पर हम अगले आने वाले 7-8 महीनों में जी, हम इंशाल्लाह उस पर अच्छी बात है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था बुनियादी तौर पर कि जब हम इसका तजज़िया करते हैं तो हमें बहुत सारे नाम ऐसे मिलते हैं, ऐसे लोगों के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ गैजेटेड ओहदों पे पहुँच गए, वो आए दूसरी स्ट्रीम से, जिसको हम आम तौर पर कुंभ परवरी कह सकते हैं। मैंने कहा कि मसलसल यहाँ जो हमारे नागुफ्ता हालात की वजह से, और मैं कहता हूँ एक दरवाज़ा बन गया था अपने लोगों को, क्योंकि पुलिस में और KS में लगाना मुश्किल था, तो इस सर्विस के ज़रिए बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी मेरे पास हैं, बहुत सारे लोगों के, पॉलिटिशियंस के, मिनिस्टर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, MLAs के, MLCs के रिश्तेदार जो काफ़ी तादाद में आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्ट्रीम से, अदर दैन द पब्लिक सर्विस कमीशन, अदर दैन द SSB, और इस वजह से ये लोग इस पे सवार रहे। दूसरी तरफ से जो ये फॉरेस्ट्री वाले हैं, इनके रूल्स मैंने बता दिया आपको 1970 में बने थे, और अभी 2009 तक जिस वक्त मैंने बता दिया कि इस पे जिस ये मैंने आते ही इस पे डायरेक्शन दे दी थी, और अब मेरा डिपार्टमेंट जो है काफ़ी हद तक इस पे एक्सरसाइज कर चुका है। और क्योंकि जब मैं आया तो हमारे एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर 2-3 महीने के बाद रिटायर हो गए जी, फिर दूसरे जो हैं वो 2-4 महीने के बाद रिटायर हो गए जी। अब क्योंकि ये सिलसिला भी चलता है जी, हाँ। जैसे जल शक्ति में आपने देखा होगा कि यहाँ मसलसल रिटायरमेंट्स होती हैं, पोस्टें वैकेंट्स हैं, उस पर हमने कोशिश की यहाँ चीफ इंजीनियर बनाए जाएँ, रिक्रूटमेंट की जाए, उनकी प्रमोशंस की, उनको चीफ इंजीनियर बनाया वगैरह वगैरह, वो आपके नॉलेज में है। इसी तरीके से हम यहाँ काम कर रहे हैं। जो एक सिस्टम जो ब्लॉक हो चुका है जी, उसको इंशाल्लाह हम ओपन करेंगे, और रिक्रूटमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, ये PSC की रिक्रूटमेंट हो, SSRB की हो, या दूसरी रिक्रूटमेंट हो, उन पे हम करवाएं। ये हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्पी की बात होगी, और शायद आपकी नॉलेज में पहले से होगा कि अभी कुछ साल पहले तक इसमें सारे लोग आ सकते थे, फॉर्म भर सकते थे, जैसे कि ACF से ROs की पोस्ट निकलती थी, एक्सक्लूडिंग जिन्होंने फॉरेस्ट्री किया होगा, उनके लिए ये ममनू था, हराम था, उनको नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जब रूल्स में उसमें फॉरेस्ट्री था ही नहीं। 10-12 साल पहले मेरे ख्याल से, 15 साल पहले मेरे ख्याल से शफी पंडित साहब उन दिनों से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने के, तो उन्होंने वो कदम उठा लिया। बाद में भी बताया गया कि BSc फॉरेस्ट्री वाले भी इसमें आ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये उनके लिए होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल सर्विस में आपको डॉक्टर लगाने हैं तो MBBS है या BDS है, वही लग सकता है। लेकिन इसमें यह रहा कि जिस किसी सब्जेक्ट में आपका BSc है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इवन 2017 में भी जो ACFS का नोटिफिकेशन निकला, तो इसमें किन किन लोगों को इसमें कहा गया था कि ये एलिजिबल हैं। जिन लोगों को 24 अप्रैल 2017 ACFS की जो 12 पोस्ट्स मैंने बता दिया मुश्तहर जो हुई थी, BSc साइंस में, इंजीनियरिंग में, और जिनके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर तो और बॉटनी तो ठीक है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बहुत सी पोस्ट हैं, वेटरनरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें, मतलब इस तरह से एक दरवाज़ा खुला गया कि आप सब लोग आ जाओ, ताकि हमें मौका मिलेगा अपने रिश्तेदारों को यहाँ से इसमें भर्ती करने का। ये इसके अलावा और कोई इसकी वजह हो ही नहीं सकती है।
अब दूसरे शायद इसमें क्या रीज़न रहे होंगे, मेरे नॉलेज में तो ये चीज़ें नहीं हैं। नहीं, मैं आपको लेकिन बरकैफ ये है कि इस पे जो इशू है वो ये है कि हमने इस पे जो हमारी वैकेंट्स पोस्ट हैं, हमारा जो एक सिस्टम जो है ब्लॉक हो चुका है, डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करना है, यहाँ डिफरेंट विंग्स जैसे सॉइल कंजर्वेशन आपने बताया, सोशल फॉरेस्ट्री है, मैंने कोशिश की कि आपका जो ये जो हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस हैं और ये सब चीज़ें इनको जो है वो मर्ज ना किया जाए लेकिन क्लब किया जाए। जैसे आप सोशल फॉरेस्ट्री और सॉइल कंजर्वेशन को क्लब कर सकते हैं जी हाँ, और उसके लिए एक अच्छी टीम भी मिल सकती है यहाँ सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रोटेक्शन फोर्सेस हैं इनसे भी कुछ सर्विसेज ली जा सकती हैं। तो डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एक नई जो रिऑर्गेनाइजेशन अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बल्कि रिऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारा बैकलॉग है, जो हमारी वैकेंसी पड़ी हुई है, इसको पूरा करने हमारे सिस्टम में ये था कि हर 10 साल के बाद रिऑर्गेनाइजेशन जो बाद में हुई नहीं। मैं एक्चुअली ये बात थोड़ा सा इसको मतलब एम्फसाइज करना चाहता था कि जिस तरह से मेडिकल सर्विस का मैंने बता दिया, आपको सिविल इंजीनियर लगाना है तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है वो लगाए, कि आपके जहन में ये बात है कि आपको फॉरेस्ट्री के ऑफिसर लगाने, फॉरेस्ट्री वाले ही लगा दें, बाकी लोगों को वहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले को, स्टैटिस्टिक्स वाले को, मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ इनको क्या करना है, शायद तो ही हो, तो मेरे नॉलेज में तो ये नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाले टाइम के लिए हम इंशाल्लाह बेहतर निज़ाम बनाने जा रहे हैं। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी कई साल के बाद, 90 के बाद 96 में, तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद रमज़ान आए थे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, तो उन्होंने दिसंबर में ही ये लाया था ये कानून जिसके तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तश्कील दिया गया। उसमें ये बताया गया था कि मुख्तलिफ असामियाँ इसमें रहेंगी, 59 मान लीजिए कि 60 इसमें होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, ये इसमें बताया गया। बाद में बताया गया कि रूल्स बनाए जाएंगे, उनको लगाया जाएगा, वहाँ पे भर्तियाँ की जाएंगी। ये भर्तियाँ कभी नहीं हुई। 2017 में फिर ये कहा गया कि इसको रीऑर्गेनाइज करना है, इसके 30 पोस्ट इधर कर लेने हैं, इनको ग्रेड 1 ग्रेड 2 में करना है, ग्रेड 1 में रखें। मैं कहता हूँ इसके 20 साल के बाद ये हुआ। इस बीच में एक बार ये भी शुरू किया गया था ये प्रोसेस कि कुछ लोगों को ऐसे एडहॉक तरीके पे भर्ती किया जाएगा, जिसमें बाद में वो रीऑर्गेनाइज कर लेते। वो एक अखबार में स्टोरी आई तो इसमें वो लोग नहीं लग सके, बाद में ये ऐसे ही रहा। नतीजा ये रहा कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जिसकी बहुत जिम्मेदारी थी जंगल को बचाने की, जिसके लिए बनाया गया था, वो काम ही नहीं कर सका। उनके जो लाइसेंस बंदूकों के लिए जो ट्रेनिंग्स वगैरह थी वो सारा काम हो ही नहीं सका। और मैंने आपको बता दिया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला आगे से, तो इस तरह से ये बात बन जाती है ज़रूरी कि इन लोगों को इन महकमों में दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। नहीं, बहुत आप ने काफ़ी स्टडी की है इस पे, और हमारा डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी इस पे लगा है जी। और मुझे खुशी हुई कि आपने भी ये चीज़ें जो हैं मेरे नॉलेज में इजाफा किया है और कुछ पुरानी बातें भी करके। लेकिन मैंने आते ही डायरेक्शन दे दी थी और काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर चुका है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसको बेहतर ढंग से। एक मसला है
रहबर जंगलात का ये एक नई स्कीम थी। जैसे आप जानते हैं 2017 में उस वक्त चौधरी लाल सिंह थे फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो उन्होंने ये लाई थी। महबूबा मुफ्ती थी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने यहाँ पे काबीना में ये स्कीम लाई थी। तो उनको बताया गया था कि आप उसके बाद 5 साल तक रहने के बाद आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे। उन्होंने अपना वो बाज़ाब्ता हलफनामा वगैरह दायर कर दिया, लेकिन अब वो लोग बता रहे हैं कि हम BSc फॉरेस्ट्री है, MSc फॉरेस्ट्री हैं। रहबरी जंगलात का जो इशू है वो चल रहा है, उसमें क्या हम है? कोशिश करेंगे कि कैबिनेट में ले जाए। मैंने चंद दिन पहले ही, क्योंकि ये कुछ अदर की चीज़ें होती हैं जो जी शायद बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ आपकी जानकारी के लिए कि मैं उनका एक जेन्युइन इशू है और ऑनरेबल CM साहब भी पर्टिकुलर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इस पर, और रहबरी जंगलात का इशू जो है वो सेटल करेंगे हम इंशाल्लाह। इसकी जो बुनियादी दिक्कत है वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त उनको लाया गया था उनको ये बताया गया था जो लोग आप में आना चाहते थे, तो 500-600 के करीब लोग आए थे, 333 पोस्ट्स क्रिएट किए गए थे, तो ये लोग आए थे। इसमें एक दिक्कत बेशक ये है कि किस तरह से इनको ले जाएंगे इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, वो क्या कैबिनेट को बहरहाल देखना है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए बाज़ाब्ता उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी, उन्होंने एडवर्टाइज कर ले बाज़ाब्ता लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स में। गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि जैसे कि कैंपा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला जो प्रोग्राम है, इसको चलाने के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत है। तो उस वक्त एडवर्टाइज़ किए गए पोस्ट्स, उस वक्त भी ये बताया गया कि टेक्निकल असिस्टेंट हमें लगाने हैं, जैसे कि स्काउट में टेक्निकल, उसकी बुनियाद पर। लेकिन हालांकि ये टेम्पररी पोस्ट, कंट्रैक्चुअल पोस्ट्स हैं, यहाँ पे इनको ग्रेड नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई 20,000 12-13 साल पहले, और आज भी 20,000 रुपये वो ले रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो BSc, MSc, PhD। हाँ, मैंने मिला हूँ मैं। हाँ, आपने देखा होगा, मेरी मुलाकात सबसे हुई है। एक खातून ऐसी भी हैं जिसके 3 पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी है, वो 20,000 रुपये वो लेती हैं, जबकि उनका क्लास 4 मुलाजिम जो है 50,000 रुपये लेता है। इनके साथ एक इनका जेन्युइन इशू है। आपने इनकी एक एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, तो आपने उस पर लिखा था PCCF को कि दिस इशू इज़ जेन्युइन, समथिंग मस्ट बी डन पॉजिटिवली। ये आपने 15/4/2025 को लिखा था इनको। क्या ये आपके पास कैसे पहुंच गया? ये हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये मुझे बताएं, क्या आप इसको छोड़ जाए या इसको आप नहीं, मैंने पहले ही बता दिया ना कि मंतके पे ले रहे हैं। ये चल रहा है और ये मैं कोशिश करूंगा कि कैबिनेट में ले जाऊं इस इशू को। मतलब ये जो कैंपा वाले स्टाफ हैं, नो, ये जो रहबरी जंगलात का मैं बता रहा हूँ कैंपा का, जिसके लिए बाज़ाब्ता एक्सरसाइज हुआ था। PCCF रैंक के ऑफिसर इसके हेड थे, बाकी लोग भी CCFs वगैरह थे। तो इन्होंने कैंपा में एक मुश्किल हमें आ रही है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंडिंग होनी थी, थोड़ा सा उन्होंने वो कंजूसी कर रहे हैं। हम लगे हैं इस पे भी। कैंपा का इशू भी जेन्युइन है। नहीं, मैं यहाँ पे ये साफ करना चाहता हूँ ये बात कि जो कैंपा है इसका असर नहीं पड़ता है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, क्योंकि इसका फंड अलग से, मतलब वो मैंने एक बात पहले ही कहा ना कि फंडिंग दिल्ली से होती है इसकी। मुझे पता है दिल्ली ने थोड़ा सा हाथ जो है वो पीछे कर लिया है, लेकिन हम इस पे लगे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले लिखा होगा। जी। अब मुझे याद आ रहा है क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं। इसमें मेरी कंस्टेंसी से काफ़ी बच्चे हैं इसमें। जी हाँ, कश्मीर से काफ़ी हैं, मिलते रहते हैं बच्चे। जी। अब ये लोग डायरेक्टली बच्चों की बातें सुनते हैं हाँ, और कोशिश करते हैं कि इनके इश्यूज जो हैं वो अब इसमें एक दिक्कत बेशक ये है, वो मैं आपसे सहमत हूँ कि डायरेक्टली आप कैसे इनको कंट्रैक्चुअल लोगों को किस तरह से लेंगे, क्योंकि फिर एक पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा बाकी लोगों को। लेकिन 20,000 की तनख्वाहें PhD फॉरेस्ट्री में क्या होगा, तो ज़्यादती है नहीं इस पे क्योंकि अभी बहुत इश्यूज हैं। वो कहते हैं ना कि वो कारवाने हस्ती तेज़ गाम है ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 साल से जो कुछ हो रहा है, मसलसल सरकारें हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं किसी को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ। आज मैं फॉरेस्ट का इंचार्ज मंत्री हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं कितना डिलीवर कर सकूँगा ये कल उम्मीदें वाबस्ता हैं, कल बताएगा कितना, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आपने मैं हमें करना है। लेकिन मैंने ये जो कहा कि कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में, जी,
बहुत से अभी मुश्किलात हैं हमारे सामने। जी मैं समझ रहा हूँ, जहाँ पे मुश्किलात होंगी वो मैं, हाँ, ये बहुत सी मुश्किलात हमारे सामने, वो मैं अप्रिशिएट करूँगा। बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह जो हमारी जुरिडिक्शन में है, जो हमारे पावर्स में है, वो हम करेंगे। मैंने बता दिया आप वादबंद है मैनिफेस्टो के हिसाब से और ज़ाती तौर पर भी। इसके अलावा आपने फंड्स का जिक्र किया। मैंने देखा है कि इस डिपार्टमेंट जो कैंपा है, स्टेट कैंपा है, इसमें 1100 करोड़ रुपया बैंक्स में, क्योंकि बैंक्स में रखना है, उसके कानून वही है। और इसमें जो रूल 6A है उसमें ये लिखा है कि जो पैसा आप बैंक में रखेंगे उसमें नॉट लेस दैन 60% ऑफ दैट एक्रूड इंटरेस्ट जो वहाँ पे जमा हो जाएगा, यानी कि 55 करोड़ 55 करोड़ रुपए एक साल में इसका इंटरेस्ट जमा हो जाता है, जो जिसका आपको 60% उसका, यानी कि 33 करोड़ रुपया आप मुस्तकिल और कंट्रैक्चुअल मुलाजमिन की तनख्वाहों पर इसमें सर्व कर सकते हैं। 33 करोड़ रुपए हर साल। जब हम देखते हैं 2-3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बाकी अनस्पेंट रखता है आपका महकमा, इसमें ये क्या वजह है? ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात है, मैं बिल्कुल दावा के साथ कहता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात तो नहीं है कि पैसा जो है वो मैक्सिमम अनस्पेंट रखते हैं। हमारी डिफरेंट स्कीमें चलती हैं, इस स्कीमों का अलग है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं बताऊँ ना, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, और फिर जो हमारा काडर है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सैलरीज है, उनके मसलसल वो सिलसिला चल रहा है जी। तो इस पे जो अनस्पेंट है वो पैसा भी यूटिलाइज किया जा सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि इनकी सैलरीज पे, इसके रिम्यूनरेशन पे, इस स्टाफ के ऊपर ये आप 33 करोड़ रुपए खर्च, अब आपके पास पैसा है, सर्फ ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं, उसको उनको 20,000 रुपये पे वहाँ पे रख रहे हैं। इसकी आप को पूछना चाहिए ना ऑफिसर। आप ये बता रहे हैं कि जो 20,000 कम है, इसको बढ़ाया जा सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि बढ़ाया जा सकता है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो एक्सरसाइज इस पे चल रही है जी, कैंपा को लेके, और दूसरी हमारी विंग्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, आपने, मुझे याद नहीं था, आपने बताया कि ये जेन्युइन इशू है, इस पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लिहाजा एक डायरेक्शन जो है मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी है, तो इस पे जाहिर है कि मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है जी। और आज ही जो मैंने बताया कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं दिल्ली जा रहे हैं बड़े बड़े इशू को लेकर, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। आपके पास कोई आदाद शुमार हैं कि कितने लोगों ने ये ग्रेजुएशन किया है BSc MSc फॉरेस्ट्री, और कितने लोग इसमें से ये एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं? ये डिटेल मेरे पास। अभी जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम लिया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उन्होंने इसमें 40 से घटा करके ये जो एलिजिबिलिटी एज कर ली है 32 ईयर्स कर ली है। इसका मतलब ये है कि जब भी ये ACF के नए निकलेंगे, पोस्ट्स निकलेंगे, उनकी एज भी 32 पे आ जाएगी। इस हिसाब से कम 1000 हमारे BSc MSc फॉरेस्ट्री लोग हैं जो बिल्कुल नाअहल बन जाएंगे नौकरी हासिल करने के लिए, इस वजह से कि वो 32 की एज से ऊपर चले गए हैं। और इधर से आपकी सरकार ज़ाती तौर पे आप भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इसमें ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली इन IFS ऑफिसर्स को जिनको फॉरेस्ट्री की बुनियादी तौर पे नॉलेज नहीं होते, वो एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, लिटिल वो बायस्ड भी होते हैं कि जितनी जानकारी इन लोगों को उतनी हमारी नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। उसमें सरकार जो है, सरकार का जो रोल रहता है, और कौन कहाँ से आता है, क्या आता है, उसकी कितनी नॉलेज है, वो मैटर नहीं करता है। सरकार इसलिए है, और सरकार के सामने अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी जो जेन्युइन है और जो नहीं हो रही है, उस पर सरकार जो है ये उस रजिस्ट्रेशन दे सकती है, उसको दुरुस्त कर सकती है सिस्टम को। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें तो कई बार जो हैं वो रिलैक्सेशंस भी हुई हैं, कई बार जो है वो सब चीज़ें हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें सरकार के सामने कोई मुश्किल नहीं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मुकर्रर होते हैं फील्ड पोस्ट के लिए, जैसे कि आप इंस्पेक्टर लगाते हैं पुलिस में, तो इसके लिए एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड मुकर्रर होता है। जब आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह KPS IAS IPS करते हैं, आप देखते हैं इनके कद भी कभी 5 फुट चेंज नहीं होते हैं हमारे ऑफिसर्स के, जो बड़े बड़े होते हैं। ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होते हैं। इस तरह से ये जो ACF पोस्ट थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। एक बार हमारे एक
सेक्रेटरी साहब ने जब रेफ़र कर ली तो उन्होंने बताया कि इसमें रेंज अफसर वाली फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें लगा दें, तो उन्होंने वो लगा दी। अभी भी वो सिलसिला जारी है, जिसकी जवाज़त हमारे हिसाब से बनती नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स है, जैसे कि आपके डीएसपी और तहसीलदार वगैरह, इस तरह से एसीएफ्स आपके हैं। रेंज अफसर्स के लिए सही है। क्या आपको लग रहा है कि इस बारे में कोई तरमीम होनी चाहिए कवानीन? मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ें जो है ना, ये सरकार जहाँ सोचती है कि ये इशू जेन्युइन है और इसको होना चाहिए, वो हो जाता है। मतलब ये चीज़ें तो हैं, ये आज का नहीं है। आप इवन आप देखें कि महाराजा साहब के टाइम पे भी डिफरेंट एरियाज़ के जो रिक्रूटमेंट थी उनका आपने देखा होगा कि जम्मू के लोगों के लिए अलग था, पीर पंजाल का अलग था, कश्मीर का अलग था। तो लिहाजा एक टोपोग्राफिकली भी वो उसमें फ़र्क रहता है। तो वो हुआ है, हर ज़माने में ये चीज़ें हुई हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो इस पे जो आप बता रहे हैं, इसमें अगर कोई चीज़ है तो उस पर देखा जा सकता है क्या रूल एंड नॉर्म्स रहते हैं, कहाँ तक हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक प्रॉपर प्लेटफार्म पे इनको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद जो है इसको मैं यही इस वजह से ये सवालात मैंने पूछे, क्योंकि हमारे पास जो नौजवान आते हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि, और हम देख रहे हैं कि इनको ये काफ़ी मायूस रहते हैं, मुतनफ़िर हो जाते हैं दूसरी चीज़ों अब नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपनी शनाख्त की, अपनी बका की जी। और मैं सबसे अपील करूंगा कि इस बड़ी लड़ाई में आप हमारा तावन करें, उमर अब्दुल्ला साहब का तावन करें। हमारा मंशूर भी सामने है, हमारी नीयत भी साफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के हित में हमने हमेशा लड़ा है और आगे लड़ने का हम वादाबंद हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए ये हमारे अवलीन जो हमारे जो एजेंडा है उसमें ये चीज़ें सब शामिल है। जावेद राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तफसीली रोशनी डाली आपने अपने महकमे के ऊपर और अपनी ज़िंदगी से के बारे में भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे जावेद राणा साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, जल शक्ति, और भी इनके पास काफ़ी बहुत सारे विभाग हैं। आज उन्होंने ज़्यादातर महकमे जंगलात के बारे में बात की और मुस्तकबिल में भी इनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू।